नमस्कार। अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही हो तो आप सबका स्वागत करता हूं मैं रेनेसा के तीसरे एपिसोड में, रेनेसांस या रेनेसा, जिसकी शुरुआत हमने की थी पिछले सोमवार को। और हर सोमवार और बुधवार हमने तय किया कि हम ये आपके सामने लेकर आएंगे। क्यों लेकर आएंगे, उसके पीछे की कहानी हर बार बतानी बहुत ज़रूरी है। हमारा समाज, हमारा देश, बल्कि कहें तो पूरी दुनिया एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, जहाँ पे धार्मिक कट्टरवादी ताकतें, अलग अलग तरह की फासीवादी शक्तियां लगातार हावी हो रही है। और इस सबके पीछे की वजह कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो बिगाड़ आया है, हमारा समाज दोबारा से पीछे की तरफ जाने लगा है, जहां से हम निकल कर आए थे। ये एक बड़ी वजह है जिस वजह से हम सबके लिए अचानक से दुनिया में, जहां हम तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, तकनीक के जरिए हम भी आपके सामने आपके साथ मौजूद हैं, वहां पर भी हमारे ऊपर कट्टरपंथ हावी हो गया है। हम अचानक से अंधविश्वासी हो गए हैं। हम विज्ञान विज्ञान और उसकी चेतना से दूर हो गए हैं। और इसलिए हमने तय किया कि मीडिया विजन पे हम लेकर आएंगे हफ्ते में 2 दिन रेनेसा। रेनेसा यानी कि पुनर्जागरण, यानी कि नव जागरण। ये वो दौर था जो 14वीं सदी में यूरोप में शुरू हुआ, जो भारत में 7वीं सदी के बाद आया, और तमाम तरह के सामाजिक सुधार हुए। धार्मिक कट्टरता को लेकर काम हुआ, कुरीतियों को लेकर काम हुआ। एक बार फिर हमको चाहिए रेनेसा। और इसलिए प्रोफेसर जगदीश चतुर्वेदी के साथ हम हर सोमवार और गुरुवार दोपहर में 3 बजे रेनेसा लेकर आते हैं। हमने शुरुआत की थी राम मोहन राय और उनके काम से, और तीसरे एपिसोड में हम एक तीसरे पड़ाव पे आ पहुंचे हैं, जहां पर हम राम मोहन राय के सबसे अहम काम, यानी कि सती प्रथा, उसके उन्मूलन, उसके मूल्यांकन और आज की औरत तक की जो कहानी है, उस पर बात करेंगे। उसके पहले मैं प्रोफेसर जगदीश चतुर्वेदी से उनका स्वागत करता हूं। और स्वागत है आपका। और मैं, चूंकि आज हम सवाल नहीं ले रहे हैं, हमने तय किया है कि हम सवाल जो भी आएंगे वो गुरुवार को कोशिश करेंगे लेने की। आ, और सोमवार को हम बात करेंगे हर बार नए एपिसोड की, जिससे कि थोड़ा मोनोटोनस ना हो, चीजें अलग अलग हो। प्रोफेसर, ये बताइए, आपको अब तक जो 2 एपिसोड है उसका अनुभव, उसके रिस्पॉन्स से क्या लगा है? अ, मुझे ये लगा है कि लोगों में एक जिज्ञासा तो पैदा हुई है इस पूरे प्रसंग को लेके। जी। और खासतौर पर युवा लोगों में इसका जो उत्साह है वो मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण है। जी। मतलब जो मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि जब आपके यहाँ से ये ब्रॉडकास्ट होता है उसके बाद में मैं अपने यहाँ भी इसे शेयर करता हूँ। जी। आपके यहाँ और अपने यहाँ दोनों जगह जो मैं लोगों का उत्साह देख रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज इसलिए भी मुझे अच्छा लगा ये कि जो मैंने लोगों से बातचीत में सुना इसे कि बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो कि हम लोग आमतौर पर कक्षाओं में बात ही नहीं करते। जी। मतलब साहित्य की, कला की, संस्कृति की तमाम जो कक्षाएं हमारे यहाँ हो रही हैं जी। उसमें ये नवजागरण एक तरह से रिचुअल्स की तरह दाखिल होता है और चला जाता है। जी। तो ये इस लिहाज से यंग लड़कों में जो लड़कियों में जो इसका रेस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है। जी। तो आपकी बात हुई कुछ ऐसा, कोई ऐसी बात किसी से हुई हो जो आप शेयर करना चाहें हमसे, किसी ने कुछ ऐसा कहा हो इसको लेकर? मतलब इसकी जो सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी वो ये कि लोगों में ये जिज्ञासा है कि इसे आप हिंदी भाषी क्षेत्र से कैसे जोड़ेंगे। जी। अब मेरे पास तो कोई सटीक आंसर नहीं है, लेकिन यह है कि ये चूंकि इवॉल्व होने के प्रोसेस में है ये पूरा का पूरा थीम, जी। तो उसमें हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र में भी प्रवेश करेंगे इसे लेके। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सिर्फ बंगाल केंद्रित बातचीत न रहे। जी। इसलिए हम इसमें बीच बीच में बाहर भी निकलते हैं इस प्रोग्राम में बातचीत में। जी। तो ये एक मुझे अच्छी चीज लगी। आपने ये बात छेड़ दी है और तो मैं बीच में ये सवाल जरूर करना चाहूंगा कि जो हिंदी भाषी भाषी क्षेत्र है, आप कैसे देखते हैं वहां पे रेनेसा जो है वो, या पुनर्जागरण जैसी कोई चीज हुई भी है या नहीं हुई है? और हुई है या नहीं हुई है, दोनों ही परिस्थितियों में अभी के समय को, परिप्रेक्ष्य को देखें तो कितनी जरूरत है हमको ऐसे किसी चीज की? एक्चुअल में जो संकट है वो ये है कि हिंदी भाषी क्षेत्र में राजनीतिक अवेयरनेस तो बढ़ी है जी। और राजनीतिक पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है। जी। लेकिन दिक्कत यह है कि जो विभिन्न किस्म की जो विचारधाराएं हैं जो कि समाज में सक्रिय हैं और विभिन्न राजनीतिक दल जो सक्रिय हैं, उनका जो पिछले 200 साल का जो हिंदी भाषी क्षेत्र का जो रिकॉर्ड है वो बड़ा
चिंताजनक है। विभिन्न उसमें तरह-तरह के संगठन आए हैं और गए हैं, वो चिंताजनक है। और वो चिंताजनक इस सेंस में है कि अ, बंगाल का जो नवजागरण है वो कृषि दासता के रूपों को एड्रेस करता है और ग्राम्य बर्बरता के जो रूप हैं उन्हें एड्रेस करता है। और हिंदी भाषी क्षेत्र में ये दोनों ही चीजें यानी ग्राम्य बर्बरता और कृषि दासता ये दोनों ही रूप एक सिरे से डिस्कशन से गायब हैं। थोड़ा बहुत उन लोगों ने जरूर इस पर ध्यान खींचा है जो किसान सभा करते हैं, तमाम किस्म के वामपंथी आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो लोग जब गांव में जाते हैं तो उनको वो चीज कन्फ्रंट करनी पड़ती है। लेकिन इन जनरल जो कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसमें ये दो रूप, ग्राम्य बर्बरता और कृषि दासता, ये दो पहलू एक सिरे से गायब है। तो बहुत देर नहीं करूंगा, अब मैं आप लोगों को मैं यहाँ से विदा ले रहा हूँ और मैं अंत में आऊंगा और मैं आप लोगों को प्रोफेसर के साथ छोड़ जा रहा हूँ। और हम आज बात कर रहे हैं सती प्रथा, उसके मूल्यांकन, उसके एबॉलिशमेंट, कैसे खत्म हुई वो, और आज की औरत तक हमारी कहानी जो है वो कहाँ पहुंची है वहां तक। प्रोफेसर, नाउ इट्स ओवर टू यू। थैंक यू। आज हम लोग ये जो रेनेसा का जो एपिसोड है, इस एपिसोड में सती प्रथा के मूल्यांकन के प्रसंग में जो सवाल उठे उन पर बात करेंगे। इस प्रसंग में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये पहली बार सती का रेफरेंस कि कोई स्त्री अपने पति के मरने के बाद में अपने पति के साथ सती होना चाहती है या मरना चाहती है, जल के राख होना चाहती है, ये प्रसंग सबसे पहली बार 1789 में शाहबाद एक जगह है जो कि बिहार का क्षेत्र है, जो पटना डिवीजन में आता था एक जमाने में, उसमें ये पहली बार ये चीज नोटिस में आई। और जब ये घटना नोटिस में आई तो डीएम से उस औरत ने परमिशन मांगी, उसके रिश्तेदारों ने परमिशन मांगी अपने पति के साथ जल मरने के लिए। तो शाहबाद के जो डीएम थे उस समय, उन्होंने इसकी परमिशन नहीं दी, और जो परमिशन नहीं दी तो उन्होंने उस जमाने के अपने जो सर्वोच्च अधिकारी थे ब्रिटिश हुकूमत के, उनको एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में उन्होंने इस घटना का जिक्र किया कि ऐसे ऐसे एक महिला स्वयं जो है वो सती होने के लिए उसने आवेदन किया कि उसके पति की मृत्यु हो गई, वो जीना नहीं चाहती। और ये घटना एक ऐसी घटना थी कि जिस पर के पहली बार ये चीज 1789 में ये चीज ये चीज सामने आती है। और ये घटना जब सामने आती है तो ब्रिटिश सरकार का ध्यान जाता है इसकी तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट थी उस समय, उनका ध्यान जाता है। तो ये पहला जो प्रस्थान बिंदु है वो ये कि सती का जो सवाल है और सती होने की घटना की जो जानकारी है, ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले से थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जानते थे, उनके अधिकारी जानते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पहल पर इस प्रथा को नष्ट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। और ये स्वयं में एक बहुत बड़ी बात है, जबकि ये माना जाता है कि अंग्रेज बड़े सभ्य थे और बड़े सुसंस्कृत थे और वे स्त्रियों का सम्मान करते थे। लेकिन जब भारत में जो दशा थी कि स्त्रियां सती होने के लिए आवेदन कर रही हैं या जो विधवा हो जाती है स्त्री वो मरने जा रही है, तो ये स्थिति एकदम ऐसी विलक्षण स्थिति थी कि ये टेस्ट केस था ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी सूचना मिलने के बावजूद, जानकारी मिलने के बावजूद 1789 में ये घटना उनके सामने आई और ये 40 साल लगे इसे एबॉलिश करने में। 40 साल। इस दौरान
जो ईसाई मिशनरीज थी वे बड़े पैमाने पर कैंपेन करती रही कि भारत में जो हिंदू समाज है और हिंदू धर्म के मानने वाले हैं वो कितने बर्बर हैं। और वे लगातार इस बात का प्रचार करते थे कि देखो वहां वो औरत जिंदा जला दी जाती है, वो सती हो जाती है और वो समाज उन्हें रोक नहीं पाता। और इन चीजों का प्रचार तो वो करते थे, लेकिन ईसाई मिशनरीज ने कभी भी अपने प्रभाव का ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाल के इस प्रथा को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इसमें जो पहली चीज सती प्रथा के मूल्यांकन के संदर्भ में वो ये कि सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ वो उन्मूलन इसलिए नहीं हुआ कि भारत में अंग्रेज आए, बल्कि वास्तविकता यह है कि अंग्रेज के शासन के बावजूद ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी भी अपनी तरफ से कोई पहल सती प्रथा को नष्ट करने के लिए नहीं उठाई, कोई कानून नहीं बनाया। यहां तक कि ईसाई मिशनरीज प्रचार करती थी, लेकिन उन्होंने भी कोई इस प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाया जाए इसके लिए गंभीरता से कोई दबाव पैदा नहीं किया। उनके लिए भी वह एक प्रोपेगेंडा की चीज थी जिससे कि लोग हिंदू धर्म से विमुख होकर ईसाई धर्म ज्वाइन करें और ईसाई धर्म के करीब आए। तो ये एक मिथ है कि अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने सती प्रथा को खत्म किया, ये एक मिथ है, ये सही नहीं, ये सही नहीं। वास्तविकता यह है कि भारत में राजा राममोहन राय के नेतृत्व में जब आंदोलन शुरू हुए, और वे आंदोलन एक दो दिन नहीं चले, पूरे 10 साल 1818 से लेके 1829 तक जब ये इवोल्यूशन हुआ है, सती प्रथा के खिलाफ में कानून बनाए, पूरे 10 साल बंगाल और उसके बाहर सती प्रथा के खिलाफ राजा राममोहन राय के नेतृत्व में एकदम निरंतर संघर्ष चला है। उस संघर्ष का यह परिणाम है कि सती प्रथा खत्म हुई। अंग्रेज अगर रहते और आंदोलन न होता तो ये सती प्रथा कभी खत्म नहीं होती, वो बनी रहती, क्योंकि अंग्रेजों के लिए बहुत उपजाऊ जनाधार यहां अवेलेबल था। क्योंकि जो परंपरावादी जो हिंदू सनातनी हिंदू थे वे लगातार ये दबाव बनाए हुए थे कि सती प्रथा को बनाए रखा जाए, और सती प्रथा के खिलाफ में जो कानून बनाने की मांग की जा रही है ये उनके आंतरिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है और इसे ब्रिटिश सरकार को नहीं करना चाहिए। आरंभिक दौर में जो कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स इस बात की सूचना देते हैं कि आरंभिक दौर में स्थिति ये थी कि अंग्रेज डरे हुए थे इस बात से कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बंगाल में जो सती प्रथा की जो सूचनाएं और घटनाओं की सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं और हम सती प्रथा के खिलाफ कानून बना दें, तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग बगावत कर बैठे और खासतौर पर सेना में बगावत हो जाए, क्योंकि वो डरे हुए थे कि सेना में बगावत हो सकती है इससे। तो सती प्रथा से अंग्रेज अपने तरीके से देख रहे थे और वो यहां से देख रहे थे कि जनता कहीं बगावत न कर बैठे, सेना बगावत न कर बैठे और अव्यवस्था न फैल जाए। और यही एक कारण उन्होंने बार बार अपने पत्रों में जिक्र भी किया है उसका। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोई रुचि नहीं ली और वे अपने इसमें मगन रहे कि अगर ये समस्या नीचे फैली है तो फैली रहे। एक तो पहलू यह है इसका कि ये जो मिथ है कि सती प्रथा खत्म हुई उसमें अंग्रेजों की बहुत बड़ी भूमिका थी, ये मिथ है और ये गलत है। वास्तविकता यह है कि 10 वर्ष से अधिक समय राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया और उस आंदोलन का यह परिणाम था कि सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाना पड़ा। एक अन्य पहलू है जिसको कि कायदे से हमें ध्यान रखें हम लोग, वो ये कि सती प्रथा जब हिंदुस्तान में लागू की गई या चल रही थी तो उसके पैरेलल और भी कई चीजें चल रही थी। सती प्रथा के बारे में ये मेरा निजी दृष्टिकोण है कि सती प्रथा को खाली एक पर्टिकुलर इवेंट के एक विशेष घटना या परिघटना के तौर पर नहीं देखना चाहिए।
ये सिर्फ 19वीं शताब्दी का विशिष्ट या 18वीं शताब्दी के अंत का में शुरू हुआ विशिष्ट फिनोमिना नहीं है, बल्कि ये एक खास तरह से इसे देखा जाना चाहिए। 19वीं शताब्दी में जैसे लोग देख रहे थे, 21वीं शताब्दी में इस प्रसंग को वैसे ही नहीं देखा जाना चाहिए। ऐतिहासिक मूल्यांकन की दृष्टि से ठीक है कि आप उसे सती की कैटेगरी, सती के साक्ष्य, सती के ऐतिहासिक साक्ष्य, सती के ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट, इनकी दृष्टि से देखें, लेकिन हमें यह तो देखना होगा कि आखिर ये इसमें बुनियादी समस्या क्या थी, औरतें क्यों सती होना चाहती थी, और खासकर विधवा औरत क्यों सती होना चाहती थी, क्या वजह थी इसकी। हिंदू समाज में कोई ऐसी चीज है जो कि कोर तक बैठी हुई है और आज भी बैठी हुई है, जिसे हम लोग आज की भाषा में कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। तो मेरी नजर में अगर आज सती के प्रश्न पर विचार किया जाएगा तो उसे हिस्टोरिकली घरेलू हिंसा के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित किया जाना चाहिए, तभी उसकी एक स्त्री के साथ में जो हिंसाचार की जो परंपरा है, उस परंपरा को आप प्रॉपरली देख सकते हैं। लोग सोचें इस बात पर कि जो हिस्टोरियंस हैं, जिन्होंने सोशल हिस्ट्री पर काम किया और खासकर मॉडर्न हिस्ट्री पर काम किया है, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सती प्रथा के आने के बाद पहले तो प्रश्न यह है कि सती प्रथा वह खाली सिर्फ एक विधवा का जल जाना या मर जाना है, या इसके पीछे कुछ और भी रीजन है। आप गौर कीजिए, इतिहास में इसके साक्ष्य हैं जो कि उस कंटेम्प्रेरी हिंदू धर्म और हिंदू समाज के अंदर थे। वो क्या साक्ष्य हैं, और वे साक्ष्य वही हैं जिनकी तरफ मैं ध्यान खींचना चाहता हूं कि ये जो एक तरह से हिंदू समाज के अंदर, एक हिंदू धर्म के अंदर ऐसे मानने वाले थे जो कंटिन्यूअसली किसी न किसी रूप में हिंसा करते थे। मसलन ऐसी परंपराएं थी विभिन्न इलाकों में अलग अलग कारणों से कि लड़की के जन्म लेते ही अबोध अवस्था में ही लड़की की हत्या कर दी जाती थी, और यह प्रथा हिंदी भाषी क्षेत्र के बहुत बड़े हिस्से में प्रचलन में थी। यह बात दूसरी थी कि यह जो प्रचलन में थी, यह कुछ खास जातियों में ही प्रचलन में थी, लेकिन थी। नरबलि की परंपरा प्रचलन में थी, यानी बालिका हत्या, नरबलि, और बंगाल में बड़े पैमाने पर स्त्रियां अपनी मनौती मांगती थीं, और उस मनौती में वे बदले में देवी की मूर्ति पर रक्त चढ़ाती थी। इसके भी साक्ष्य हिस्ट्री में अवेलेबल हैं। तो अगर हम ध्यान दें, 18वीं 19वीं शताब्दी में ये प्रॉब्लम दिखाई देती है विभिन्न रूपों में वायलेंस की। उसमें बालिका हत्या के रूप में भी है और उसमें नरबली के रूप में भी है। फर्क इतना था कि नरबली और बालिका हत्या में ये चीजें छुपके की जाती थी, उसके तरीके थे अपने। वो क्या तरीके थे, अगर हम ध्यान दें कि ये जो तमाम किस्म के जो तरीके निकाले गए समाज में, वो क्या तरीके निकाले गए जिससे कि सती प्रथा पर ध्यान गया लोगों का। सती प्रथा का मतलब यह था कि उसे हम पब्लिकली सेलिब्रेट करते थे। एक स्त्री अपने मृतक पति के साथ जब जल के मरती थी तो सारा समाज खड़ा होकर देखता था। आसपास जो लोग रहते थे, नातेदार थे, रिश्तेदार थे, गांव के लोग थे, वे सब खड़े होकर देखते थे। उसकी एक सामूहिक परफॉर्मेंस थी। जबकि बालिका हत्या और नरबली, इन दोनों में
ये छिपा के की जाती थी चीजें, लेकिन हिंसा थी। और खासतौर पर जो मेरा इशारा है वो ये कि स्त्री के खिलाफ हिंसा थी। बालिका हत्या के पीछे जो कारण थे वो ये थे कि लड़की अगर बड़ी होगी तो शादी होगी तो खर्चे होंगे, आर्थिक कारण थे उसके। तो बेहतर यह कि लड़की नहीं होनी चाहिए। इतिहास में इसके साक्ष्य मिलते हैं, विभिन्न जातियों में ये बालिका हत्या की परंपरा थी। मसलन राजपूतों में यह परंपरा थी कि 10 साल तक की लड़की की शादी कर दी जानी चाहिए। तो बेहतर यह कि 10 साल तक लड़की रहे ही नहीं, उसे किसी तरह से विदा कर दो, तो खर्चा होता है उसमें। ठीक यही चीज यानी पहले वो बालिका हत्या के रूप में थी और अब वह लिंग परीक्षण के तौर पर है। अब लिंग परीक्षण करके गर्भ में ही बच्चे का ये पता करके कोई लड़की है लड़का, लड़की की हत्या कर दी जाती है। और ये परंपरा बड़े पैमाने पर पिछले 30, 35, 40 साल में सामने आई है। पहले बच्ची जन्म लेती थी और मार दी जाती थी, और अब बच्ची जन्म लेने के पहले ही गर्भ में मार दी जाती है। ये भी कह सकते हैं कि जो 19वीं शताब्दी में और 18वीं शताब्दी में जो स्त्री के प्रति जो बर्बरता थी, उस बर्बरता ने एक फाइन फॉर्म में अपनी जगह हमारे आज के समाज में भी बना ली है। और यही वजह थी कि लिंग परीक्षण के खिलाफ में भारत सरकार को हाल के वर्षों में कानून बनाना पड़ा और इसे अपराध घोषित करना पड़ा। और गौर कीजिए कि सती क्यों होती थी औरत? सती इसलिए नहीं होती थी, उसके दिमाग में यह बिठा दिया गया था कि उसे अगर स्वर्ग जाना है तो एक ही रास्ता है उसके पास में, वो आत्मदाह करे। कई बार यह भी होता था कि स्त्रियां जो घटना हुई शाहबाद की, उस शाहबाद की घटना में बाकायदा यह चीज सामने आई। जो शाहबाद का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, उसने जब लॉर्ड को लिखा तो उसने लिखा कि आप मुझे बताइए कि वैसे ये बहुत बर्बर प्रथा है, ये सती की प्रथा, मैंने अनुमति नहीं दी है, क्या मुझे अनुमति देनी चाहिए? तो ऊपर से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने यह आदेश दिया कि नहीं, आपको इसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सती प्रथा के खिलाफ कोशिश करनी चाहिए, परसुएट करना चाहिए, समझाना बुझाना चाहिए, लेकिन सरकारी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी सरकार मूक दर्शक बनी रहे। अगर कोई स्त्री जल के मरना चाहती है, तो सती होना चाहती है, तो विधवा स्त्री क्यों सती होना चाहती थी? कौन सी स्त्रियां थी जो किस सती होना चाहती थी, जिन्हें सती किया जा रहा था? किस जाति की स्त्रियां थी? हर चीज का डिटेल्स, आयु, वर्ग, जाति, शहर, सबके डिटेल्स ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल है और बहुत ही चौंकाने वाले डिटेल्स हैं। यहां पर यह बात रखनी बहुत जरूरी है कि निचली जातियों में सती प्रथा नहीं है। निचली जातियों में बहुत कम लोग हैं संख्या में जिन्होंने कि सती होना पसंद किया या जो सती हुई औरतें। सती फिनोमिना बेसिकली सवर्ण जातियों में और संपन्न लोगों के बीच में सबसे ज्यादा प्रचलन में था। तो ये एक नई चीज थी कि जो निचली जाति में परंपरा है कि सती नहीं होती, वहां विधवा का पुनर्विवाह होता है, इस चीज को एडॉप्ट किया जाए और ऊपर लाया जाए। ये भी कह सकते हैं आपके निचली जातियों से उच्च जाति के लोगों ने, सवर्ण लोगों ने एक सांस्कृतिक तौर पर एक नई चीज सीखने की और उसे रूपांतरित करने की कोशिश की। इस पर बातचीत कम है।
असल चीज क्या है कि अगर कोई महिला, उसका पति मर गया है, तो अब उसका कोई संरक्षक नहीं है, कोई धनी डोरी नहीं है उसका, उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं, वो कैसे जिएगी ये महत्वपूर्ण हो गया। तो उसके लिए एक ही रास्ता निकाला गया, उसके सामने एक ही विकल्प था कि वह अपने पति के साथ सती हो जाए। एक और चीज है मैं मेंशन करना चाहता हूं, जिसका कि हिस्ट्री की किताबों में जिक्र नहीं मिलता। जिस समय सती की प्रथा बंगाल में बहुत जोरों पर थी, उस समय सबसे ज्यादा एक और चीज थी जिसने कि जन्म लिया, वो ये कि लोग अपनी विधवा स्त्री को, परिवार की विधवा स्त्री को बनारस में और मथुरा में जाके छोड़ आते थे, वृंदावन में। और इसके चलते बहुत अच्छी खासी संख्या में लंबे समय से सती प्रथा के इवोल्यूशन के बाद बंगाल से एक लगातार फ्लो, बंगाल में सती होना तो बंद हो गया, लेकिन विधवा की जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल हो गई। तो लोग अपने विधवा भाभी को, विधवा चाची को, विधवा मां को वो वृंदावन में जाके छोड़ आते थे, बनारस में जाके छोड़ आते थे। तो जब हम सती प्रथा पर बात करें तो हम एक चीज ध्यान रखें, जिससे कि मैं कहना चाहता हूं ये कि एक हिंदू समाज में घरेलू हिंसा की एक परंपरा रही है, उस परंपरा को ट्रेस किया जाना चाहिए, खोजा जाना चाहिए। ये घरेलू हिंसा की यानी हम संस्कृति की परंपरा तो खोजते हैं, धर्म की परंपरा भी खोजते हैं, लेकिन घरेलू हिंसा की भी परंपरा है, उसकी हम चर्चा क्यों नहीं करते? घरेलू हिंसा से जुड़े हुए जो रूप हैं, जो कि रोज नए नए फॉर्म में आ रहे हैं। घरेलू हिंसा एक ऐसी है जो कि लगातार उत्पादित और पुनरुत्पादित होती रही है और नए फॉर्म में आती रही है। तो सती प्रथा को आज देखने का सबसे अच्छा पर्सपेक्टिव यह हो सकता है कि उसे घरेलू हिंसा के पर्सपेक्टिव से देखा जाए और एक्सप्लोर किया जाए। हिस्टोरियंस ने जो काम किया है उसमें उन्होंने दो चीज रेज की हैं। उन्होंने कहा कि पहला सवाल यह है कि वो सती प्रथा एक परंपरा थी, उसकी खोज की गई, और दूसरा यह था कि सती प्रथा एक नवनिर्मित परंपरा थी। पुराना जो मेडिवल जो टेक्स्ट है उसमें खोज की गई कि सती के जिक्र कब कब मिलते हैं, कब सती हुई थी, और वहां से बहाने खोज के फिर नए सिरे से 18वीं शताब्दी के 7वें दशक में यह परंपरा शुरू होती है। बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा, 8वें दशक में परंपरा शुरू होती है। और 18वीं शताब्दी के 8वें दशक से जो परंपरा शुरू होती है वह परंपरा 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक चलती है, तीसरे दशक तक चलती है। 1829 में कानून आता है इसका। और ये 50 वर्ष 40 वर्ष अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। ये जो 40 वर्ष हैं, ये 40 वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस 40 वर्ष में अनेक चीजें बदली हैं। मैंने पिछली बार एक बात कही थी कि 18वीं शताब्दी के रेफरेंस के बिना आप जो सामाजिक बर्बरता के रूप है, और खासतौर पर स्त्री संबंधी जो सामाजिक बर्बरता है, स्त्री के प्रति जो हिंसाचार है, उसको आप खोल ही नहीं सकते। उसमें बालिका हत्या का प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न था, उसमें नरबली का प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न था, और ये सारी की सारी चीजें हिंदू धर्म के अंदर, और ये 18वीं शताब्दी में आती है और अंधविश्वास के तौर पर आती है। तो आपने क्या किया कि आपने सती प्रथा को तो रोक दिया, लेकिन अंधविश्वास के खिलाफ में लड़ाई बंद नहीं की। आपने सती प्रथा को तो रोक दिया, लेकिन घरेलू हिंसा बंद नहीं हुई। प्रश्न किया जाना चाहिए कि सती प्रथा के खत्म होने के बाद, कानूनन खत्म होने के बाद, बंगाल में क्या घरेलू हिंसा बंद हो गई? या जिन राज्यों में, जिन जिलों में, मतलब पटना डिवीजन में ये सती प्रथा थी,
कलकत्ता डिवीजन में सती प्रथा थी, बंगाल के पूरे हिस्से में सती प्रथा थी। उस समय का जो उड़ीसा का हिस्सा था वह भी बंगाल का हिस्सा था। कटक, पुरी, बालासोर, ये सब कलकत्ता डिवीजन का हिस्सा था। बनारस डिवीजन में गोरखपुर और गाजीपुर, ये वहां हिंसा थी, सती प्रथा थी। लगातार स्त्रियां सती हो रही थी, इसके डाटा मिलते हैं। उनमें उच्च जाति की औरतें भी हैं और उनमें निम्न जाति की औरतें भी हैं। तो ऐसा नहीं है खाली ये बंगालियों के समाज में ही ये समस्या थी और सवर्ण बंगालियों के बीच में समस्या थी। पूरे बंगाल में ये समस्या थी और उसमें सवर्णों के बीच में ज्यादा थी। कलकत्ते में इसकी संख्या ज्यादा थी, लेकिन बाकी जगह भी इसकी गिनतियां मिलती हैं। और बनारस डिवीजन में अब आप सोचिए, मैं एक चीज का जिक्र करना चाहता हूं। एक जमाने में बनारस के राजकुमार होते थे, ये 1789 की बात है। बनारस के रेजिडेंट थे, ब्रिटिश रेजिडेंट थे जोनाथन डंकन। उन्होंने एक प्रथा का पता किया कि बनारस में एक परंपरा थी, बालिका हत्या की। बच्चियां जन्म लेने के बाद उन्हें मार देने की परंपरा थी। और ये प्रथा बनारस में जो थी, इस पर बहस नहीं है। और ये बनारस में ही नहीं थी खाली, ये काठियावाड़ में थी, कच्छ के जडेजा वर्ग के लोगों में थी, इलाहाबाद के कछवा राजपूतों में थी, चौहान राजपूतों में थी, मैनपुरी के पाठक अहीरों में थी, और जालंधर के बेदी जाति के लोगों में भी थी। बेदी जाति के लोगों में तो यहां तक था कि कोई व्यक्ति अगर अपनी बेटी को जिंदा रखता था तो उसे जाति बाहर कर देते थे। इसके अलावा राठ कबीले के मुसलमानों में भी यह प्रथा प्रचलन में थी, यानी बालिका हत्या की। बालिका हत्या के इतने बड़े पैमाने पर रेफरेंस के होने के बावजूद आपको पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में कोई भी किसी भी किस्म का प्रतिवाद या गुस्सा नजर नहीं आएगा बालिका हत्या के खिलाफ। आपको पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में लिंग परीक्षण के खिलाफ में कोई भी गुस्सा और कोई आंदोलन नजर नहीं आएगा। यहां तक कि बालिका हत्या के प्रश्न पर कोई भी साहित्यकार उसका लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। ये चिंता की चीज नहीं है। बालिका हत्या की परंपरा राजस्थान में भी थी, जिसका जिक्र मिलता है। लेकिन न तो ये जिक्र प्रेमचंद के यहां मिलता है, न भारतेंदु हरिश्चंद्र के यहां मिलता है, न राजस्थान के लेखकों के यहां मिलता है कि बालिका हत्या की परंपरा का। तो बालिका हत्या की परंपरा अगर वहां थी, जैसा कि इतिहास के साक्ष्य बताते हैं और ये घटनाएं घटी हैं जो कि इतिहास में दर्ज हैं, तो सवाल यह है कि साहित्य इनसे विमुख क्यों रहा, साहित्यकार इनकी तरफ ध्यान उन्होंने क्यों नहीं दिया। मैंने पिछली बार इस बात का जिक्र किया था कि हिंदी साहित्य की तो आयरनी है कि जो भारतेंदु हैं वो भारतेंदु तो सती का समर्थन करते हैं, सती प्रथा का समर्थन करते हैं। जहां से नवजागरण शुरू होता है हिंदी में, तो हिंदी में जो नवजागरण का पुरुष करता है भारतेंदु हरिश्चंद्र, अगर वह सती प्रथा का समर्थन करता है तो आप बताइए कि हिंदी भाषी क्षेत्र की और हिंदी के लेखकों की मनोदशा क्या होगी। तो बुनियादी सवाल जो है वो यहां से देखा जाना चाहिए। खाली
एक इवेंट या परिघटना के तौर पर सती प्रथा को नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि स्त्री के साथ में जो व्यापक स्तर पर समाज में जो हिंसाचार है, घर के अंदर और घर के बाहर, उसकी जो अवहेलना है घर के अंदर और घर के बाहर, उसके अस्तित्व के लिए, उसके सामाजिक अस्तित्व के लिए जो खतरा है घर के अंदर और घर के बाहर, इन तीन के सवालों के परिप्रेक्ष्य में स्त्री के प्रश्न को देखा जाना चाहिए और सती की घटना को देखा जाना चाहिए। तब आप राजा राममोहन राय से लेकर अब तक इस सवाल को लेकर जो निरंतरता है, उस निरंतरता की खोज कर सकते हैं। हम में से अनेक लोग ऐसे हैं जो कि ये सोचने में अभी असमर्थ हैं कि राजा राममोहन राय के जमाने में जो कुछ हुआ, राजा राममोहन राय ने जो कुछ किया, वो आगे क्यों नहीं बढ़ा? आगे इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि आपने उसे एक सिर्फ परिघटना के तौर पर देखा। अब आप यहां से देखिए कि अगर हम इसको एक स्त्री के प्रति एक क्रूरता या बर्बरता के रूप में देखें, तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि स्त्री के प्रति हमारा नजरिया बदले, रवैया बदले, समाज का और परिवार का। सवाल यह है कि सती प्रथा के खात्मे के बाद स्त्री के प्रति बंगाल में उपेक्षा और अवहेलना का रवैया बदला कि नहीं बदला, या उसने और दूसरे फॉर्म ग्रहण कर दिए। आधुनिक काल में हिंदुस्तान में स्त्री के प्रति उपेक्षा और अवहेलना का रवैया बदला कि नहीं बदला? स्त्री के प्रति घरेलू हिंसा और उस घरेलू हिंसा की वैधता के बारे में दृष्टिकोण बदला कि नहीं बदला, यहां से देखा जाना चाहिए इसे। आमतौर पर होता यह है कि हम सती प्रथा में हम लोग सफल हुए, ये एक बड़ी उपलब्धि थी, इसमें कोई दो राय नहीं। एक और चीज है जो कि इस सती प्रथा के मूल्यांकन के प्रसंग में मेरे दिमाग में आई, जिसे कि मैं शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से, वो ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक मेथड निकाला। मेथड क्या था कि वो बार बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ये कहते थे कि तुम पता करो कि हिंदू धर्म में सती वैध है या अवैध है। तो विभिन्न अदालतों के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, वे जो फौजदारी अदालतें थी, उन फौजदारी अदालतों के जो मजिस्ट्रेट थे वे पंडित से व्याख्याएं पूछते थे। मध्यकालीन जो टेक्स्ट है उसमें उसके प्रमाण पूछते थे कि मध्यकालीन जो टेक्स्ट है, पुराना जो प्राचीन टेक्स्ट है, उसमें धर्मशास्त्री जो प्रमाण ग्रंथ हैं उनमें क्या लिखा है। तो पंडित अब जैसी व्याख्या कर दे, कोर्ट वैसा ही मान लेता था। और यह दिलचस्प था कि अनेक जगह अलग अलग किस्म की व्याख्याएं, अनेक जगह अलग अलग किस्म के रूप व्याख्याओं के वो सामने आए। मेरा एक सवाल है कि अगर मध्यकालीन हिंदू धर्म के धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में सती के खिलाफ अगर प्रमाण नहीं मिलते, तो क्या कानून इस बात को मानता नहीं कि ये एक बर्बरता है? क्या स्त्री के खिलाफ की गई बर्बरता को मध्यकालीन प्रमाण के आधार पर ही वैध या अवैध बनाया जा सकता है? नवजागरण में यह खेल बहुत हुआ है, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ मध्यकालीन प्रमाणों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हुआ है। कायदे से स्त्री बर्बरता के प्रश्नों को, व्यक्ति के खिलाफ की गई बर्बरता के प्रश्नों को हमें नए नजरिए से देखना चाहिए, हिंसा और समानता के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि कैसे बर्बरता काम करती थी। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो बालिका हत्या थी और नरबली का जो प्रश्न था, ये प्रश्न तो आपके एजेंडे पर आया ही नहीं।
और अभी रिसेंट तक राजस्थान में सबसे ज्यादा घटनाएं घटी हैं। भ्रूण हत्या की, गर्भ में ही भ्रूण हत्या की। और इसके जो मेथड पुराने जमाने में थे वही मेथड अभी भी चल रहे हैं। तो हमारे यहां हिंसा पर बहस करना, हिंसा के बारे में बात करना तो एकदम जरूरी नहीं समझते हम लोग। राजा राममोहन राय के आंदोलन का जो सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण पहलू था वो ये था कि उन्होंने सती प्रथा में निहित जो स्त्री हिंसा थी, स्त्री के खिलाफ की गई हिंसा थी, बर्बरता थी, उसको एक सार्वजनिक प्रश्न बना दिया। पहली बार ऐसा होता है पूरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, पिछले 2500 साल के ज्ञात इतिहास में पहली बार ऐसा होता है कि स्त्री के खिलाफ की गई बर्बरता सार्वजनिक बहस और डिस्कशन का एक विषय बनती है। अगर मुझसे पूछे तो राजा राममोहन राय ने ये विषय खोल के इस समाज का वह चेहरा खोल दिया जो कि चेहरा कभी खुलता नहीं था, हम देख नहीं पाते थे। आज भी हम कोशिश करते हैं उसे छिपाने की। तो किस परिप्रेक्ष्य में देखें हम? स्त्री को हिंसा और समानता के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। स्त्री के खिलाफ में जो 19वीं शताब्दी में हिंसा थी, जो बर्बरता थी, उसका परिप्रेक्ष्य क्या था, उसे हिंदू धर्म के, धर्मशास्त्र के प्रमाणों के आधार पर न देखा जाए। हम सब लोग जानते हैं कि हिंदू धर्मशास्त्र के जो प्रमाण ग्रंथ हैं उनमें से अधिकतर प्रमाण ग्रंथों की स्थिति यह है कि वे स्त्री के प्रति स्वस्थ नजरिया नहीं रखते। मैं बहुत ही माइल्ड शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। वे स्त्री को दास या गुलाम से अधिक महत्व नहीं देते। और धार्मिक ग्रंथों के आधार पर या धर्मशास्त्र के आधार पर स्त्री की आप एक व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता के तौर पर पहचान को स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए जब धर्मशास्त्र के दायरे में जाएंगे, हिंदू धर्म के दायरे में जाएंगे और फिर स्त्री के अधिकारों की खोज करेंगे तो आपके सामने सबसे बड़ा जो हर्डल है, जो बाधा है, वो ये कि वहां स्त्री अब हिंदू स्त्री है, वो व्यक्ति नहीं है। पहली बार राजा राममोहन राय का जो कंट्रीब्यूशन है वो ये कि उन्होंने स्त्री को स्त्री की तरह, एक व्यक्ति की तरह देखा और उसके दुख और दर्द को स्त्री की तरह चित्रित किया। वो हिंदू स्त्री नहीं है, वो स्त्री है। यानी स्त्री को उन्होंने धर्म से अलग करके देखा और कहा कि आप इसके प्रमाण हो या न हो, मध्यकाल में वह स्त्री हत्या है। और ये चीज अपने आप में एक बड़ी चीज थी। इसने एक बड़ा परिवर्तन पैदा किया। एक अन्य चीज जो कि चूंकि आज के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, 21वीं शताब्दी में बात कर रहे हैं, और 21वीं शताब्दी में ये एक समस्या लौट आई है कि हमारे अंदर एक बड़ा मध्य वर्ग है और एक ये शिक्षित मध्य वर्ग, और ये जो मीडिया है, यानी देखिए दिलचस्प है ये, 19वीं शताब्दी में जब राजा राममोहन राय ने मीडिया शुरू किया तो उस समय भी मीडिया, हिंदी का मीडिया हो या बांग्ला का मीडिया हो, हिंदी का मीडिया तो खास तौर पर समाचार सुधा वर्षण और बनारस अखबार या भारतेंदु हरिश्चंद्र की बाला बोधनी पत्रिका, इनको आप उठा के देखिए तो आपको बड़े पैमाने पर जो स्त्री का चित्रण मिलेगा वो एकदम ट्रेडिशनल किस्म की स्त्री का चित्रण मिलेगा, जो कि अधिकारहीन स्त्री है। अधिकार संपन्न और अपनी पहचान से लैस युक्त स्त्री वहां नजर नहीं आएगी आपको। अब आप 19वीं शताब्दी का जो मीडिया है और 19वीं शताब्दी के बाद अब जो 21वीं शताब्दी का मीडिया है, जो कि सबसे उज्जवल पक्ष है उसका कि सबसे पावरफुल है ये मीडिया। इसकी पहुंच ज्यादा है, इसके उपभोक्ता ज्यादा हैं, इसके पास साधन ज्यादा हैं, इसके पास बेहतर टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके पास जो स्त्री की इमेज है और छवि है वह सबसे एकदम खराब और ट्रेडिशनल किस्म की इमेज है। एकदम मध्यकालीन स्त्री वहां आदर्श स्त्री है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इस मध्यकालीन
आदर्श स्त्री की इमेज निर्मित करने में सिनेमा की बहुत बड़ी भूमिका रही है, हिंदी सिनेमा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि हिंदी सिनेमा किस तरह की स्त्री को आदर्श स्त्री के तौर पर पेश कर रहा है, किस तरह की चीजें कल्टीवेट कर रहा है। और ये चीज, ये जो आदर्श स्त्री की इमेज, एक ट्रेडिशनल स्त्री की इमेज, एक अधिकारहीन स्त्री की इमेज, जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई स्वतंत्र सत्ता और स्वतंत्र बोध नहीं है जिसके पास, वह स्त्री की इमेज अब सिनेमा से विस्तारित होकर वो सीरियल तक चली जाएगी। मध्यकालीन स्त्री का बोध किस बात से जुड़ा हुआ है? मध्यकालीन स्त्री वह है जिसके पास अधिकार नहीं है, वह सिर्फ सेवा करती है, वह सिर्फ बच्चे पैदा करती है, वह सिर्फ, उसके पास में एक शरीर है, उस शरीर की उपयोगिता से जुड़ी हुई जो चीजें हो सकती हैं वो करती है वो, लेकिन वो अधिकारहीन है। और वह इस अधिकारहीनता को ही वह महिमा मंडित करती रहती है। उसका ना अपने तन पर अधिकार है, ना उसका अपने मन पर अधिकार है, ना उसका अपने जीवन पर अधिकार है। यहां तक कि हिंदू धर्म में जो व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है? हिंदू धर्म में गर्भ से संस्कार शुरू होते हैं और वो मृत्यु और मृत्यु के बाद तक चलते हैं। तो अगर हिंदू स्त्री के बारे में बात की जाए, हिंदू पुरुष के बारे में बात की जाए, हिंदू समाज के बारे में बात की जाए, हिंदू समाज में सुधार के बारे में बात की जाए, तो किस संदर्भ में बात की जाए? कानून के संदर्भ से बात की जाए? नहीं। आप लाख कानून बना लीजिए, आप लिंग भेद के कानून बनाए हुए हैं और हर जगह लिंग भेद परीक्षण के खिलाफ में डॉक्टरों को हिदायत दी हुई है, लेकिन धड़ल्ले से हिंदुस्तान में लिंग भेद परीक्षण जारी है और हजारों बच्चियों की हत्या गर्भ में ही हो जाती है। और हरियाणा का तो मतलब जेंडर रेशियो ही डगमगा गया, असंतुलन पैदा हो गया उसमें, क्योंकि बड़े पैमाने पर लड़कियां गर्भ में ही मार दी गई। तो कौन सी चीज है महत्वपूर्ण? समस्या कहां है? स्त्री को देखने के लिए कानूनी परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण है या कोई और परिप्रेक्ष्य की जरूरत है? मुझे लगता है कि स्त्री को, खासतौर पर हिंदू समाज की स्त्री को और भारत की स्त्री को देखने के लिए संस्कार के परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है, क्योंकि यहां जो एटीट्यूड है, यहां जो दृष्टिकोण है, वह संस्कार से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। हम संस्कारों के परिप्रेक्ष्य को, संस्कारों के द्वारा निर्मित जो संसार है, जो विचारधारा है, उसको अगर क्वेश्चन नहीं करते। राजा राम मोहन राय का सबसे बड़ा जो योगदान था वो क्या था? वो सबसे बड़ा योगदान यह था कि हम हिंदू धर्म शास्त्र या किसी भी किताब के द्वारा अनुमोदित जो संस्कार हैं, जो मान्यताएं हैं, जो उपदेश हैं, हम उन्हें नहीं मानते। और ये बड़ा डिपार्चर था, हमने कभी सोचा ही नहीं इस बात को। बल्कि हुआ यह है कि कालांतर में जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, सिर्फ एक काम हो जाता, बहुत अच्छा होता वो हमारे हिंदुस्तान के लिए। अभी भी कर दें हिंदुस्तान के शासक तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा उपकार होगा कि हिंदुस्तान में जो शादी होगी, वो शादी जो होगी वो सिर्फ कोर्ट मैरिज होगी। शादी और किसी और रूप में नहीं होगी, सिर्फ कोर्ट मैरिज होगी। लेकिन आपने क्या किया है? आपने ये किया है कि हिंदुस्तान में शादी करते समय आपने कोशिश ये की है, आपने कोशिश ये की है कि लगातार आपने कोशिश ये की है कि हिंदुस्तान में शादी हो, लेकिन रीति रिवाज के साथ हो, संस्कारों के साथ हो। रीति रिवाज और संस्कारों को आपने चुनौती नहीं दी, और रीति रिवाज और संस्कार ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई की सबसे बड़ी जगह है। हम लोग डाटा उठाएं और देखें, हम में से कितने लोग हैं जो रिफॉर्म मूवमेंट के पक्षधर हैं, और रिफॉर्म मूवमेंट के तहत जो हिंदू लोग हैं वे आर्य समाज में जाकर शादी करते हैं अपनी, क्योंकि वहां कोई पैसा खर्च नहीं होता, बहुत मिनिमम खर्चे में आपकी शादी हो जाती है।
तो हम स्त्री को बदलेंगे कैसे? स्त्री की जो सामाजिक अवस्था है वो किससे जुड़ी हुई है? स्त्री के प्रति जो नजरिया है, पुरुष के प्रति जो नजरिया है, वो किससे जुड़ा हुआ है? हिंदी भाषी समाज में और हिंदू समाज में स्पेशली संस्कारों की संरचना से, संस्कारों की विचारधारा से। और ये संस्कारों की संरचना और संस्कारों की विचारधारा गर्भ में आने के साथ शुरू होती है और मरने के बाद भी जारी, बहुत ही सॉलिड सिस्टम है। तो हमारे यहां जब हिंसा होती है तो हिंसा को तो क्वेश्चन किया गया, लेकिन संस्कारों को क्वेश्चन नहीं किया गया। मेरा ये मानना है कि हिंसा, जो स्त्री के प्रति हिंसा है, उसकी जड़ें हिंदू संस्कारों में हैं। हिंदुओं के जो संस्कार हैं, जिन्हें आप कुरीतियां कहते हैं, जिन्हें आप रूढ़िबद्धता कहते हैं, संस्कार एज ए सच को ही जब तक आप क्वेश्चन नहीं करते, उसके खिलाफ सवाल खड़े नहीं करते, उसके विकल्प नहीं खोजते, आप तय मानिए हिंसा बार बार होगी और स्त्री बार बार हिंसा की शिकार होगी। हमने क्या किया कि हमने हिंसा के प्रश्न को संस्कार के साथ जोड़कर देखा ही नहीं। हमने संस्कार को मान लिया वो पवित्र है, संस्कारों में कोई दोष नहीं है। नहीं, संस्कार में ही दोष है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं उसका, आप उस दोष को समझ सकते हैं। हमारे यहां सबसे पवित्र शादी कौन सी मानी जाती है? जिसमें 7 फेरे पड़े। 7 फेरे पढ़ना बहुत जरूरी है। और 7 फेरे कब पढ़ेंगे? जब कन्यादान होगा। अब आप बताइए, हिंदुस्तान में यह अकेली विरल परंपरा है पूरी दुनिया में जहां कन्यादान की जाती है, वैदिक मंत्रों के साथ दान की जाती है, और हम खुशी खुशी कन्या दान करते हैं। स्त्री को दान करके देने की परंपरा अपने आप में एकदम गलत परंपरा है। इसके प्रति सवाल खड़े किए जाने चाहिए थे, लेकिन हमने सवाल नहीं खड़े किए। और जब हम सवाल नहीं खड़े करेंगे तो हम इसे बदलेंगे कैसे? तो ये जो स्त्री के जब प्रश्न आते हैं, सती प्रथा का प्रश्न आया, सती प्रथा के बाद में स्त्री समाज के विकास और स्त्री के दृष्टिकोण के विकास के प्रश्न आए, उसकी प्रस्तुतियों के प्रश्न आए, तो हमने क्या किया कि हमने कई कैटेगरीज बना दी। कुछ लोग कहते हैं कि पश्चिमीकरण का असर है जो स्त्री का आधुनिकीकरण हुआ। कुछ लोग कहते हैं इस्लामीकरण का असर है जो स्त्री में जो नए वैल्यूज आए। कुछ लोग इसे पॉपुलर कल्चर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ये अपनी अपनी जगह देखने के लिए ठीक है, लेकिन स्त्री के मुश्किलों की जड़ें, स्त्री के अस्तित्व के प्रश्नों की जड़ें न पश्चिमीकरण में है, न इस्लामीकरण में है, न पॉपुलर कल्चर में, बल्कि हिंदू धर्म के संस्कारों में है। संस्कारों की व्यवस्था को, संस्कारों के द्वारा निर्मित मूल्यों को जब तक हम क्वेश्चन नहीं करते, उनके प्रति सवाल खड़े नहीं करते, हम इसे बदल नहीं सकते। और संयोग की बात है कि जो इतिहास लेखन है वो संस्कारों के प्रश्नों और उनकी जटिलताओं को तो उठाता ही नहीं है। जैसे एक मैं छोटा सा उदाहरण लेना चाहता हूं जिससे कि आपको ये बात समझ में आए। मगर आखिर एक सज्जन थे, पंडित रघुनंदन। उन्होंने 16वीं शताब्दी की हिंदू नियमावली बनाई, और नियमावली बनाते समय उन्होंने एक नियम यह भी बनाया सती के लिए, विधवा के लिए। आखिर आपको कोई चीज तो देनी पड़ेगी ना, जो औरतें खुशी खुशी सती हों, सो कॉल्ड। कोई भी औरत खुशी खुशी सती नहीं होती। औरतों को जबरदस्ती फोर्स किया गया या फिर उन्हें अंधविश्वास के जरिए फोर्स किया गया। एक हिस्सा था जो कि सामाजिक तौर पर दबाव डाल के उन्हें फोर्स किया गया, और एक बड़ा हिस्सा था जिन्हें अंधविश्वासों के जरिए दबाव डाल के फोर्स किया गया कि वे सती बने। तो वे पंडित रघुनंदन जी ने जो नियमावली बनाई, उस नियमावली में उन्होंने लिखा क्या, मैं उसे सिर्फ पढ़ना चाहता हूं, और बहुत ही मजेदार है। वो लिखते हैं, यानी विधवा को चिता में प्रवेश करने के पहले ये शब्द बोलने होते हैं, कोट,
मैं अरुंधति की भांति स्वर्ग के वैभव की प्राप्ति की इच्छा करते हुए अपार शांति के क्षेत्रों में विचरण के लिए मानव शरीर पर जितने बाल हैं उतने वर्षों तक अपने पति के सहवास के लिए, अपने माता पिता और ससुर तीनों परिवारों की शुद्धि के लिए, अपने पति को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए स्वेच्छा से पति की चिता में प्रवेश करती हूं। कोटेशन बंद। यानी बड़े पैमाने पर 16वीं शताब्दी का टेक्स्ट है ये पंडित रघुनंदन का, ये नियमावली, जो कि हर सती को, जो औरत सती होती थी उसको बाकायदा ये पाठ करना पड़ता था। आग में जाने के पहले ये कहना पड़ता था कि मैं स्वेच्छा से आत्मदाह कर रही हूं। और उसमें कौन सी चीज थी जो उसके जहन में उतारी गई थी? कौन सा अंधविश्वास था जो उसके जहन में उतारा गया? अगर वो अपने पति के साथ सती होगी तो वो सीधे स्वर्ग जाएगी। यानी अपने सती की प्रथा को स्वर्ग जाने की सीढ़ी बना दिया। जबकि ये किसी भी स्त्री के लिए, यानी सती होना, एक चरम यातना का प्रतीक है। कोई औरत, जिंदा औरत अपने को जला के मार ले, उससे ज्यादा पीड़ादायक कोई चीज, विभत्स कोई चीज नहीं हो सकती। लेकिन ये जो संस्कार और संस्कार से जुड़ा हुआ जो पाठ है, उस पाठ का जो वैभव है, उसके पीछे छुपी हुई जो विचारधारा है, वो कौन सी विचारधारा है? वो स्वर्ग जाने की जो यूटोपिया है, उससे जुड़ी हुई विचारधारा है, जिसका आधार है अंधविश्वास। एक अन्य चीज जो कि काफी वो ये कि ये जो सती प्रथा से जुड़े हुए जो प्रश्न हमारे सामने आए, उनमें सामाजिक असंतोष तो था। ईसाई मिशनरियों के प्रचार ने सामाजिक असंतोष को तो हवा दी, ये सच है। लेकिन ईसाई मिशनरियों के दबाव से सरकार ने कानून नहीं बदला। सन 1818 में जब राजा राम मोहन राय ने यह आंदोलन शुरू किया सती प्रथा के खिलाफ, 1812 में उन्होंने अपनी भाभी को, अपने भाई की मृत्यु के बाद भाभी को सती होते हुए देखा और वे उसे सती होने से रोक नहीं पाए। यानी राजा राम मोहन राय को भी 6 वर्ष लगे इस चीज पर आंदोलन बिल्डअप करने में, उसके लिए अपने को प्रस्तुत करने में, तैयार करने में। और फिर जब उन्होंने ये शुरू किया आंदोलन, तो वो फिर तभी बंद हुआ जबकि एक कानून बन गया। और कानून बनने पे जो चीज सबसे पहले सामने आई, जैसा कि मैंने शाहबाद का जिक्र किया था, और शाहबाद के जो कलेक्टर थे, वो कलेक्टर थे एमएच ब्रुक। एमएच ब्रुक ने उस जमाने के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को एक पत्र लिखा। मैं पत्र कोट कर रहा हूं, उसका एक अंश। उन्होंने लिखा कि हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और अंधविश्वासों को गुण दोषों के आधार पर सहिष्णुता पूर्वक स्वीकृत किया जाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसी प्रथा के पालन की अनुमति विशेष निर्देशों के बगैर नहीं दे सकता, जिससे कि इंसान की रूह तक काम जाती हो। इसलिए मान्यवर, मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे बताया जाए कि मैंने इस मामले में जो कुछ किया है, आप उससे संतुष्ट हैं। यानी शाहबाद के कलेक्टर ने एक स्त्री को जब सती होने की अनुमति नहीं दी, तो वो डरा हुआ था कहीं ये गवर्नर के पास न पहुंच जाए मामला। तो उन्होंने पहले गवर्नर से पूछा चिट्ठी देने, आदेश देने के बाद में जो चिट्ठी लिखी उसका ये अंश है। और वो गवर्नर से अब निर्देश मांग रहे थे। सवाल ये है कि क्या ये जो अंधविश्वास हैं, हिंदू धर्म के रीति रिवाज हैं, क्या ये
जी नहीं। अंधविश्वास और अंधविश्वासों से जुड़ा हुआ जो संसार है वो सहिष्णुतापूर्ण वातावरण नहीं रखता, बल्कि वो एकदम असहिष्णु वातावरण तैयार करता है, और खासतौर पर जो पीड़ित व्यक्ति है उसके प्रति असहिष्णुता का वातावरण निर्मित करता है। मसलन जो स्त्री विधवा हो गई है, जिसको कि अपने पति के साथ सती होना है, तो अब उस सती के साथ में किसी की सहानुभूति नहीं होगी, सब अब एक ही कामना करेंगे, वो किसी तरह से अपने को चिता के हवाले कर दे। तो ये कहना कि ये जो अंधविश्वास है वो सहिष्णु वातावरण तैयार करते हैं, वो ठीक नहीं है। दूसरी चीज, कानून का शासन पंडितों की राय पर, मौलवियों की राय पर नहीं चलेगा। ये जो ट्रेडिशन शुरू हुआ, जो विभिन्न धर्मों के बारे में जो राय किसकी चलेगी, मानी जाएगी, वहां कौन सी चीज उचित है अनुचित है, वो किसके आधार पर देखी जाएगी, ये जो मध्यकालीन पाठ और इसके आधार पर देखने की जो परंपरा शुरू हुई, इस परंपरा से निकलने की जरूरत है। आज भी ये मुश्किल है। आप आधुनिक कानून और आधुनिक नजरिए से स्त्री के प्रश्न, संपत्ति के प्रश्न, संस्कृति के प्रश्न, इनको नहीं देखते। आप किस नजरिए से देखते हैं? मध्यकालीन पाठ के आधार पर। उसका क्लासिक उदाहरण है राम मंदिर का फैसला। किस आधार पर लिया गया? प्राचीन कालीन पाठ के आधार पर, प्राचीन कालीन मान्यताओं के आधार पर। वास्तविकता यह है कि राम हुए कि नहीं हुए कोई नहीं जानता। तो इससे निकलने की जरूरत है कि हम जब आधुनिक काल में कोई किसी भी मसले पर बात करें, चाहे वो धर्म का मसला हो, चाहे वो राजनीति का मसला हो, चाहे वो व्यक्ति का मसला हो, चाहे वो किस दर्शन का मसला हो, उसे हम धर्मशास्त्रीय मान्यताओं, रीतियों, रिवाजों और संस्कारों के पैराडाइम के बाहर लेकर जाएं। तब तो हम एक नए किस्म के आधुनिक भारत का निर्माण कर सकते हैं। और अगर हमने ये धार्मिक पैराडाइम में रखा, मध्यकालीन धर्मशास्त्र के पैराडाइम में चीजों को रखा, तो आप तय मानिए बार बार लोगों की भावनाएं आहत होंगी सोकॉल्ड। और ये सोकॉल्ड जो भावनाएं आहत होंगी, तो वे बार बार दौड़ दौड़ के अदालत में जाएंगे और अदालत से अपने लिए ऑर्डर लाएंगे। किसी आधुनिक व्यक्ति की भावनाएं पुरानी रीतियों, रूढ़ियों, रीति रिवाजों से किस तरह आहत होती हैं, इस पर आपने कभी अदालतों को विचार करते नहीं सुना। आपने कभी जजों को इसको लेकर संज्ञान लेते हुए नहीं सुना। दौड़ दौड़ के भावनाओं को आहत करने और आहत होने की बात उन लोगों ने की जो कि समाज को पीछे ले जाना चाहते थे, मध्यकालीन मानसिकता में ले जाना चाहते थे। तो ये जो सती का प्रश्न है, ये सती का प्रश्न एकदम मॉडर्न एटीट्यूड की और मॉडर्न दृष्टिकोण की मांग करता है। और मॉडर्न एटीट्यूड और मॉडर्न दृष्टिकोण के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति को व्यक्ति की तरह देखा जाए, हिंदू की तरह न देखा जाए। व्यक्ति की पहचान व्यक्ति के रूप में हो और स्त्री की पहचान स्त्री के रूप में हो, और स्त्री को भी एक पर्सन की तरह, व्यक्ति की तरह देखा जाए। ये जो हिंदू स्त्री, मुस्लिम स्त्री, ईसाई स्त्री या ईसाई पुरुष, हिंदू पुरुष, ये जो देखने के तरीके हैं, ये नजरिया बदलने की जरूरत है। और ये बदलने के लिए जरूरी है कि आप पर्सन को या व्यक्ति को आप अपने मूल्यांकन के केंद्र में लाएं और उसे संस्कार से मुक्त एक नए आधुनिक मनुष्य के तौर पर देखें। और आधुनिक मनुष्य के तौर पर देखते समय जो चीज ध्यान में रखने की है वो ये कि सामान्य तौर पर हिंसाचार के प्रश्न और खासतौर पर स्त्री के खिलाफ हिंसाचार के प्रश्नों को हमने ग्राम्य जीवन में जो बर्बरता है, हमारे सामान्य जो जीवन की जो पृष्ठभूमि है वो है ग्राम्य जीवन।
ग्राम्य जीवन में जो बर्बरता है, उस ग्राम्य जीवन की बर्बरता और कृषि दासता के रूपों के खिलाफ संघर्ष से जोड़कर देखा जाना चाहिए। परंपरा के संदर्भ में नहीं, नवनिर्मित परंपरा के संदर्भ में नहीं, हिंदू धर्म और दर्शन के संदर्भ में नहीं, बल्कि ग्राम्य जीवन में व्याप्त बर्बरता के रूपों के संदर्भ में, पितृसत्ता की विचारधारा की जो बर्बरता है उसके संदर्भ में राजा राममोहन राय की मुश्किल यह है कि वे पितृसत्ता के दृष्टिकोण को चुनौती नहीं देते। विधवा स्त्री जो असहाय हुई, विधवा स्त्री को जो अपना भविष्य दिखाई नहीं देता और उसे एकमात्र विकल्प यह दिखाई देता है कि वह मर जाए या सती हो जाए। क्यों? क्योंकि पितृसत्ता में उसके लिए कोई जगह नहीं है। तो स्त्री पर बात करते समय, चाहे वो विधवा स्त्री हो, चाहे वो यंग स्त्री हो, चाहे वो अनमैरिड स्त्री हो, स्त्री पर बात करते समय पितृसत्ता के परिप्रेक्ष्य के बाहर निकल के बात करने की जरूरत है, समानतावादी परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है और इस रूप में देखने की जरूरत है कि ये जो स्त्री के खिलाफ में जो हिंसा है वो एक तरह से उत्पत्ति मूलक हिंसा है, वो कंटिन्यूअसली घट रही है, बार बार हो रही है, नए नए रूपों में हो रही है। तो स्त्री लिबरेट कैसे होगी? लिबरेट तब होगी जब स्त्री को आप नए परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। नया परिप्रेक्ष्य कहां से बनेगा? संविधान के दृष्टिकोण से, समानता और लोकतंत्र के दृष्टिकोण से। राजा राममोहन राय स्त्री के लिए लोकतंत्र की खोज नहीं करते, हमें खोज करनी होगी। वे स्त्री पुरुष में समानता की खोज तो करते हैं, लेकिन स्त्री पुरुष के बीच में समानता को वो पितृसत्तात्मक विचारधारा के परिप्रेक्ष्य में ही निर्मित करते हैं। ये उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। राजा राममोहन राय और उनके समकालीन लोगों के लिए स्त्री तो चाहिए, लेकिन वो पितृसत्ता के बिना नहीं चाहिए, पितृसत्तात्मक विचारधारा के बिना नहीं चाहिए। लेकिन आज की डेट में हमें कैसी स्त्री चाहिए? हमें एकदम लोकतांत्रिक और समानतावादी दृष्टिकोण वाली स्त्री चाहिए। इसलिए राजा राममोहन राय का दृष्टिकोण 19वीं शताब्दी के लिए तो रेलेवेंट है। राजा राममोहन राय का यह दृष्टिकोण भी आज भी रेलेवेंट है कि हम धर्मशास्त्रीय मान्यताओं और पुस्तकों के निर्देश के आधार पर जीना बंद करें और पुराने संस्कारों से अपने को मुक्त करें। ये बहुत ही प्रासंगिक चीज है जो राजा राममोहन राय से हमें मिलती है। लेकिन हमें इसके आगे जो चीज देखनी है वो ये कि परिवार और परिवार के ढांचे में जो व्याप्त पुंषवाद है, पितृसत्ता है, जिसके कारण स्त्री के खिलाफ में उसके गर्भ में आने से लेके मृत्यु के बाद तक कंटिन्यूअसली हिंसा और असमानतावादी दृष्टिकोण का प्रदर्शन होता है, वो प्रदर्शन न हो। उस दृष्टिकोण के आतंक से स्त्री को मुक्ति मिले, इसके लिए जरूरी है कि स्त्री को ज्यादा से ज्यादा लोकतांत्रिक बनाया जाए, उसे ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति केंद्रित बनाया जाए, उसकी पहचान व्यक्ति के तौर पर, नागरिक के तौर पर हम सुनिश्चित करें। स्त्री की जब तक हम नागरिक के तौर पर पहचान सुनिश्चित नहीं करते, व्यक्ति के तौर पर पहचान सुनिश्चित नहीं करते और इसे हम नहीं मानते, तब तक उसे हम संस्कारों के पैकेज के बाहर नहीं ले जा सकते। तो पहला कदम व्यक्ति के तौर पर स्त्री को देखें। दूसरा कदम स्त्री को संस्कारों के परिप्रेक्ष्य में न देख के संस्कारों से मुक्त करके आधुनिक समाज के नियमों, कानूनों और संदर्भों में देखें और समानतावादी दृष्टिकोण से देखें। और आखिरी चीज, स्त्री का तन, स्त्री का मन और स्त्री का धन, इस पर सिर्फ और सिर्फ स्त्री का अधिकार होगा। इस दृष्टिकोण को बुनियादी तौर पर माने, तब हम सही मायने में नवजागरण के परिप्रेक्ष्य को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। नवजागरण का परिप्रेक्ष्य सिर्फ 19वीं शताब्दी तक ही रिलेवेंट नहीं है, बल्कि
उसमें जो ये जो असहमति का दायरा खुला, उसमें जो आलोचनात्मक विवेक पैदा हुआ, उस आलोचनात्मक विवेक और असहमति के दायरे को और ज्यादा विस्तार देने की, और ज्यादा साइंटिफिक बनाने की जरूरत है, और वह साइंटिफिक हम इसी तरह बना सकते हैं। आज की बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया प्रोफेसर। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज आपको मिल रही होगी। हाँ 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 हाँ, मिल गई। जी। तो जैसे कि हमने बात की और जहाँ से बात शुरू हुई थी कि पूरा जो ये जो जकड़न है, जो जंजीरें हैं पितृसत्ता की, और हमको कई बार लगता है कि कोई एक चीज दूसरे से संबद्ध नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है। पर दरअसल अ, एक चीज दूसरी चीज से, दूसरी तीसरी से, और पहली जो है वो आखिरी से जुड़ी किस तरह होती है, ये एक श्रृंखलाबद्ध परिघटना है जिसे हम साइंस की भाषा में जैसे चेन रिएक्शन जिसे कहते हैं। और ये जो पूरी बात है कि जो जड़ है वो कहाँ पर है, और वो आज की बातचीत से भी साफ है, और इस बारे में लगातार बहस शायद और होनी चाहिए, कम हुई है, कि स्त्री को देवी मानने से लेकर के, और स्त्री को देवी मानने से लेकर के गाय को देवी मानने, और गाय को देवी मानने से लेकर नदी को देवी मानने तक हमारा जो अप्रोच है वो क्या है, और इन सभी के साथ हमने क्या किया, जिसको जिसको भी हमने देवी मान लिया या माँ मान लिया, उनके साथ हमने किया क्या। तो दरअसल ये देवी मानना या माँ मानना या पूरा जो अप्रोच है, ये केवल शोषण करने का एक बहाना भर है। जैसे आपका कोई दोस्त आके आपसे, उसको जब भी आपसे उधार चाहिए हो, वो आपसे आके कहे कि यार तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, उससे ज्यादा मैं किसी को मानता नहीं, माइस बिल्ड करके जो है वो आपका शोषण करे। और जो है तो ये जो एक प्रोसेस है, और स्त्री के साथ भी अगर हम इसको देखें तो आखिरी में जो जहाँ पे आप पहुंचे कि उसका शरीर, उसकी सेक्सुअलिटी और वो तमाम चीजें, उस पर सिर्फ उसका अधिकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए भी है कि कहीं ना कहीं पितृसत्ता ने स्त्री को कैद करने के पीछे सबसे बड़ी वजह सेक्सुअलिटी ही थी कहीं ना कहीं इतिहास में। अगर हम एंथ्रोपोलॉजी और ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ समाज को समझे, समाज जहाँ से विकसित होता है, जब पहली बार बस्ती बसती है, और जहाँ से शादी की पूरी संस्था एग्जिस्टेंस में आती है, यानी कि जब हम खेती करना सीख लेते हैं। भाई वो जो सती जो जिसे कर रहे थे ना, या जो सती हो रही थी, उसके बारे में यही तो था कि अब इसका पति मर गया है, तो अब ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सेक्सुअली सोसाइटी को डिस्टर्ब करे। बिल्कुल। तो चूंकि चूंकि उसके पहले जब वो पैदा हुई तो पिता, तो दरअसल हमने जो है इसको हम समझे तो हमने स्त्री को बना दिया एक प्रॉपर्टी, जैसे कोई जमीन होती है और उसकी मिल्कियत किसी आदमी के नाम, पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो उसके पिता के नाम है पहले, और भाई के पैदा होते ही 2-3 साल में भाई के नाम भी हो जाती है। 4 साल के बच्चे को बहन के साथ भेज दिया जाता है कि वो बाजार अकेले रह जाए। अब 4 साल के बच्चे को कोई भी लॉलीपॉप देके अपने साथ ले जा सकता है। तो पितृसत्ता ऐसे काम करती है, और उसके बाद पिता जो है वो तय करता है, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी उस जमीन की पिता के पास है, तो वो तय करेगा वो किसके साथ रहेगी, किसके साथ जाएगी। और इसलिए पिता जो है अपने मरने के पहले, अपने ध्यान के पहले किसी के नाम कर देना चाहता है वो जमीन। और उसके बाद वो आदमी जब नहीं रहता है दुनिया में, तो उसका जीवन, उस स्त्री का जीवन भी समाप्त हो जाता है उस विशेष पुरुष के बिना। जबकि उसका बेटा जीवित है, हो सकता है स्त्री का पिता भी जीवित हो, लेकिन क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी मालिक ही नहीं रहा, तो बिना मालिक की जमीन कैसे रह सकती है। तो उसको जो है सती कर दीजिए। और इस सती की परंपरा में जब हम जाते हैं, तो अभी भी आज की तारीख में, चूंकि जाहिर सी बात है ज्यादातर लोग सती को एक कुरीति मानते हैं क्योंकि वो खत्म कर दी गई। पर मैं कई बार ये सोचता हूँ प्रोफेसर कि मान लीजिए कि राम मोहन राय हमारे समय में होते, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो चलिए 10 साल लड़ाई लड़ी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके साथ था कि सती प्रथा उसने खत्म कर दी। और अभी कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी पद्मावत, और उसमें जिस तरह से हमने जौहर को महान बनाते हुए पूरा प्रोसेस देखा, अ, अगर आज के समय में राम मोहन राय होते और सती प्रथा अभी चल रही होती, तो क्या खत्म करा पाते राम मोहन राय? आपको क्या लगता है? राम मोहन राय आज के जमाने में होते तो उनकी घर में ही हत्या कर दी जाती। तो इसको हमको ये समझना। वास्तविकता है। दूसरी चीज ये है जो कि आपने मतलब सही जगह मतलब याद दिला दिया। हमारी जो ये जो सिनेमा इंडस्ट्री है ना, और खासतौर पर ये जो अभी लास्ट 6 ईयर में जो सिनेमा इंडस्ट्री में जो चीजें आ रही हैं, वहां तो आइडियोलॉजिकली खोज खोज के हिंदुत्व के परिप्रेक्ष्य में चीजें रखी जा रही है। जो जौहर का ग्लोरिफिकेशन जो पद्मावत फिल्म में आया, जी। वो उसका क्लासिक एग्जाम्पल है। वो क्लासिक एग्जाम्पल है, जबकि स्थितियां भिन्न हैं।
और दूसरी बात यह है कि ये देवराला सती कांड के समय पे भी हमने देखा था। जी देवराला सती कांड जब हुआ तब हमने ये देखा कि सारी पार्टियां, सिर्फ लेफ्ट पार्टीज के अलावा सारी पार्टियां जयपुर की सड़कों पर 10-10, 15-15 लाख की रैलियां की हैं उन लोगों ने सती के पक्ष में, सती के पक्ष में। ये जो सती कानून में जो संशोधन उस बीच में लाया गया, यानी ऐसा नहीं है कि राजा राममोहन राय के समय पे लोग राधाकांत देव के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे थे और राजा राममोहन के खिलाफ, और आज के दौर में ऐसे लोग नहीं है। आज के दौर में राजा राममोहन राय के खिलाफ में आंदोलन करने वाले लोग और भी ज्यादा ताकतवर और बड़े लोग हैं। कम से कम राजा राममोहन राय के समय कोई राजनीतिक दल नहीं था जो कि उनका विरोध कर रहा हो, सती प्रथा के पक्ष में खड़ा हो। समझ रहे आप? आज स्थिति यह है कि जो देवराला सती कांड था, उस देवराला सती कांड के समय पे तो जेडीयू, जनता दल, खुल्लम खुल्ला सती के पक्ष में था, भारतीय जनता पार्टी सती के पक्ष में थी, और ये दो दल इतने बुरी तरह से उन्होंने पूरे राजस्थान को आंदोलित किया कि वो अपने आप में चौंकाने वाली चीज थी। अभी स्थिति है कि जो जहां मैंने मेंशन भर की थी, वो ये कि ये जो संस्कृति का जो एरिया है और खासतौर पर संस्कार का इसमें जो एरिया है, इस संस्कार के एरिया को तो ये एकदम परम पवित्र मानते हैं। आप इसके बारे में सवाल नहीं कर सकते। जी दरअसल सवाल इसमें भी कायदे से, आइडियोलॉजिकली मैं जो चीज कहना चाहता हूं, कायदे से किसी चीज के बारे में आप सवाल मत करिए, सिर्फ संस्कारों के बारे में सवाल कीजिए। चूल्हे हिल जाएंगी हिंदू धर्म की और इसकी जो पूरी जो इसकी जो स्त्री विरोधी मानसिकता है उसकी। प्रोफेसर इसमें एक वो भी है, क्योंकि आप तो हिंदी पढ़ाते रहे हैं। एक और चीज मैं जस्ट मेंशन, एक मुझे जस्ट कहना चाहिए, पुराने राजा राममोहन राय के समय में ये स्थिति थी कि अंग्रेजों के जमाने में कि ये मान्यता थी कि जो स्त्री प्रेग्नेंट है वो सती नहीं होगी। जी प्रेगनेंसी उसकी जब हो जाएगी, बच्चा उसका बड़ा हो जाएगा, वो दूध पिला के बड़ा कर देगी, तो बाद में वो सती हो सकती है। ये नियम था। लेकिन देवराला सती कांड के टाइम पर तो स्थिति ये हुई कि जो देवराला में जो लड़की सती हुई, वो जिस समय सती हुई उसके पेट में बच्चा था। मैं उस समय पत्रकारिता मैंने शुरू ही की थी और मैंने उस पर बाकायदा मैंने स्टोरी की, वहां जाके स्टोरी की। यानी आप सोचिए, राजा राममोहन राय के जमाने में प्रेग्नेंट स्त्री को सती होने का अधिकार नहीं था, लेकिन देवराला सती कांड के टाइम पे, जो कि अभी हाल की घटना है, यानी 85, 86, 87 के बीच में, कि आप सोचिए इस दौर में ही आप कहां पहुंच गए। अब प्रेग्नेंट स्त्री को भी सती कराया जा रहा है और सेलिब्रेशन के साथ सती कराया जा रहा है। उसका मंदिर भी है वहां, आज मंदिर भी है, उसकी पूजा भी होती है जी। ये जो चीज है, और दूसरी एक चीज और है, बहुत ही सीरियस चीज है ये। राजस्थान में दर्जनों सती के मंदिर होंगे, सैकड़ों। मेरे खुद के घर में एक सती का मंदिर है, मैं आपको बताऊं। और जब हमारे पिता ने उसके बारे में तहकीकात शुरू की कि भाई ये सती बुर्ज क्यों कहते हैं, मथुरा में एक सती घाट है, सती बुर्ज है, सती बुर्ज क्यों कहते हैं, तो अंग्रेजों के जमाने में ग्राउस कलेक्टर थे, उसने लिख दिया कि सती बुर्ज है और यहां राजा भारमल की रानी सती हुई थी। बाकायदा हमने पत्र व्यवहार किया, मेरे पिता ने पत्र व्यवहार किया और राजस्थान के राज्य म्यूजियम से पत्र व्यवहार किया कि क्या राजा भारमल की कोई रानी सती हुई थी और वो मथुरा में सती हुई थी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि राजा भारमल की कोई रानी सती नहीं हुई थी और मथुरा में कोई रानी सती नहीं हुई थी। इसके बावजूद ये लोक प्रचलन में ये चीज चली गई। तो सती के बारे में धारणाएं और मान्यताएं कैसे जाती हैं, कहां से जाती हैं? जनश्रुतियों के जरिए, गॉसिप के जरिए, नीचे झूठे अंधविश्वासों के जरिए। तो लड़ाई का एरिया कौन सा है? लड़ाई का एरिया मीडिया में नहीं है, लड़ाई का एरिया संस्कार का और अंधविश्वास का, जहां से वो सती जनरेट की जाती है। Ideally, this is the same, propaganda प्रोसेस जो हम अभी बाकी और चीजों को लेकर देखते हैं। प्रोपेगेंडा प्रोसेस जो है, ये जो सदियों से चल रहा है। मैं जो बात कर रहा था कि जैसे आप चूंकि हिंदी पढ़ाते रहे हैं, ये जो शब्द है संस्कार या संस्कृति, इसका भी तो हमने शाब्दिक मतलब जो है कुछ और हमने इसको बदल दिया, क्योंकि सम प्लस कृति या जो भी संस्कृति का अर्थ है, वो किसी पुरातनपंथी शाब्दिक पर तो पुरातनपंथी संदर्भ में नहीं है संस्कृति का, संस्कार का अर्थ। हम उसको जड़ता की तरह की जो होता आ रहा है वो करते रहो। नहीं, हमने किया यह कि संस्कृति का मतलब हमने कुछ किताबें जी। असल दिक्कत यह है, संस्कृति का मतलब कुछ किताबें नहीं है।
जिसे हम लोग कल्चर कहते हैं, वो कल्चर एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई रही है और आज भी जुड़ी हुई है, और वो एग्रीकल्चर की देन है। और उस कल्चर के निर्माण में स्त्रियों की, और एग्रीकल्चर के निर्माण में स्त्रियों की केंद्रीय भूमिका रही है। जी हमने कभी इस चीज को अंडरलाइन नहीं किया, हमने इंफ्लुएंस क्या दिया, संस्कृति के निर्माण में पंडितों की भूमिका रही है, ब्राह्मणों की भूमिका रही है, पुरोहितों की भूमिका रही है। अरे इनकी भूमिका रही नहीं है इसमें। दिक्कत ये है, ये इसको मैनिपुलेट करते रहे हैं। ये जो ब्राह्मणवाद और पुनरुत्थानवाद, ये जो भाग्यवाद है और ये पुरोहितवाद है, ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन क्यों है? क्योंकि, और ये अभी भी बना हुआ है, और पावरफुल गठबंधन है ये इसलिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण एरिया है कि आप संस्कार को चुनौती दें। मेरा कहना यह है कि आप बजाय इसके कि आप, मुझे मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप वेद पढ़ें या ना पढ़ें, ठीक, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि आप पूजा करें या ना करें, मेरी कोई आपत्ति, मेरी आपत्ति है ये जो संस्कार है, ये 16 संस्कार है, इन संस्कारों पर बात की जानी चाहिए। तो आप लोगों ने देखा आज जो हमने बात की सती प्रथा का मूल्यांकन, सती प्रथा कैसे अबॉलिश हुई, पूरी कहानी क्या है, इतिहास में कौन कौन से मोड़ आए, और दरअसल राम मोहन राय ने इसके लंबी लड़ाई लड़ी पर इसकी शुरुआत पहले हो गई थी, और कोई भी आंदोलन किसी एक व्यक्ति की वजह से सफल नहीं होता, कड़ी दर कड़ी जुड़ता है। हमने समझा कि कैसे पितृसत्ता की जड़ें जो है वो कहाँ पर है, वो हमारे संस्कारों से लेकर हमारे अवचेतन तक तमाम जगहों पर है, जिनके खिलाफ हमको लड़ना होगा। और जाहिर सी बात है, किसी भी कुरीति को दूर करना धर्म के खिलाफ नहीं है, क्योंकि अगर ये धर्म के खिलाफ है तो उस हिसाब से तो धर्म मनुष्यता के खिलाफ हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपका धर्म मनुष्यता के खिलाफ है कि उसके साथ है, क्योंकि जो भी धार्मिक लोग हैं उनका हमेशा ये तर्क रहता है कि हमारा धर्म शांति का धर्म है, मनुष्यता के साथ खड़ा है, मानव जाति के उत्थान के लिए है। तो मनुष्य को प्रताड़ित करना अगर किसी धर्म का हिस्सा हो गया है, तो उसको बिना हटाए अपने धर्म को आप शांति का धर्म कैसे बना पाएंगे? स्त्री जिसकी आपने पूजा करनी शुरू कर दी, एक बात याद रखिएगा, कोई भी सती वो महान या देवी नहीं हो सकती, क्योंकि वो उत्पीड़ित है। ये उसके ऊपर एक जुल्म है, उसकी प्रताड़ना है। तो याद रखिए, जिसकी प्रताड़ना हुई है वो अच्छा हो सकता है, हो सकता है वो कभी महान बन सकता था, अगर आप उसको जीवित रहने देते या प्रताड़ित ना करते। पर कोई उत्पीड़ित हुआ है, इस वजह से ना तो वो महान हो सकता है, ना ही उसका उत्पीड़न करने की वजह से आप, आपका समाज या आपका धर्म महान बन सकता है। एक महान समाज में ही महान नागरिक हो सकते हैं, वो स्त्री हो या पुरुष हो। और इसलिए हमको महान समाज या बेहतर धर्म बनाने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम पीड़ित या प्रताड़ित को जो है वो महान घोषित करके उसको देवी बना दें। अब बात सवाल संवाद बहस की, कुछ लोगों ने अपने एक आध दो सवाल किए हैं जिसका जवाब हमने तय किया था, हम गुरुवार को जो है सवालों पे बात करेंगे। तब तक आपने आज का एपिसोड देखा, जो लोग अभी आगे देखेंगे इस एपिसोड को रिपीट, उनके लिए आपकी स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी है, हमारा फेसबुक पेज है। आप हमको mediavigil.india@gmail.com पे न केवल अपने सवाल, अपने तर्क, अपनी असहमति, अपनी प्रतिक्रिया, जो भी आप कहना चाहते हैं वो हमको लिख भेजें। हम मीडिया विजिल ही नहीं, रेनेसा और प्रोफेसर जगदीश चतुर्वेदी, हम सब लोकतांत्रिक बहस को आमंत्रित कर रहे हैं इस मंच पर। आपकी जो असहमति हो, जो भी प्रतिक्रिया आप लिख के भेज सकते हैं। और हमारा फेसबुक पेज जो है www.facebook.com/mediavigil, यहाँ पे आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थर्सडे को, गुरुवार को अगले एपिसोड में हम आपके सवाल लेंगे। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने थैंक यू। रहने के लिए, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने ये एपिसोड देखा। और अब हम लोग गुरुवार को फिर से मिलेंगे और उसका विषय हम लोग अगले 2 दिन में डिस्क्लोज कर देंगे आपके सामने। शुक्रिया, थैंक यू।